जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका edu36 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती परीक्षा 2024। दोस्तों, जैसे कि हम छत्तीसगढ़ की लोक कला एवं संस्कृति देख रहे थे और छत्तीसगढ़ की लोक कला एवं संस्कृति में आपने देखा होगा कि हमने लोकगीतों की पहले बात की, फिर लोक चित्रकला देखे, फिर लोक नृत्य, आभूषण और व्यंजन। ये 5 चीज़ें हो चुकी हैं। आज हम लोक नाट्य और लोक गाथा को कंप्लीट करेंगे। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, एक बार आपको इसको समझना बस है। एक बार आप समझ लीजिए, हमेशा के लिए याद हो जाएंगी। पहले समझना जरूरी है, ना कि रटना। ठीक है, तो आज की क्लास में ये चीज़ों को आप ऐसे समझ लेंगे कि कभी आपको भूलेगा ही नहीं। तो चलिए, पहले हम लास्ट क्लास को रिवाइज करेंगे, उसके बाद नई चीज़ें सीखेंगे। तो दोस्तों, हमने लास्ट क्लास में देखा क्या क्या था। छत्तीसगढ़ के पहले लोक नृत्य देखे थे, फिर उसके बाद व्यंजन देखे थे और आभूषण देखे थे। 3 टॉपिक। इन 3 टॉपिक में से एक क्वेश्चन आपका फिक्स है कि आएगा ही आएगा। एक क्वेश्चन मिनिमम आएगा, 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, 3 क्वेश्चन भी आ सकते हैं ना। तो आपका 1 नंबर का तैयारी तो कल ही हो गया। ठीक है, और आज जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? लोकनाट्य। लोकनाट्य से क्वेश्चन बनता है अक्सर एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए हम पहले देखते हैं लोक नृत्य को। लोक नृत्य हमने सबसे पहले देखा था राउत नाचा को। राउत नाचा जिसे हम बोलते हैं गाहिरा नाच या एहिरा नाच बोलते हैं। इसे करता कौन है? राउत समुदाय के लोग करते हैं, या जिसे बोलते हैं हम लोग यादव समाज के लोग। ठीक है, यादव समाज के लोग इसे करते हैं। इसे करते कौन है? तो केवल और केवल पुरुष भाग लेते हैं इस नाच में। इस डांस में कौन करता है? तो केवल और केवल पुरुष करते हैं। इसमें महिलाएं भाग नहीं लेती। इस डांस में महिलाएं भाग नहीं लेती। ठीक है, आपको याद रखना है। लेकिन जो ये पुरुष होते हैं वो महिलाओं के वस्त्र धारण करते हैं, महिलाओं के आभूषण धारण करते हैं और ये डांस करते हैं। ये जो डांस होता है वो शौर्य कलात्मक होता है, थोड़ा सा बहादुरी दिखाने का प्रयास करते हैं। कब होता है? दीपावली के बाद ये डांस किया जाता है। ये जो डांस होता है उस टाइम पे भगवान श्री कृष्ण की पूजा का प्रतीक माना जाता है। जो ये डांस होता है भगवान श्री कृष्ण की पूजा का प्रतीक माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण अपने अन्यायी मामा कंस का वध करते हैं, वही पूजा का प्रतीक माना जाता है ये राउत नाचा। कब होता है? तो दीपावली कब आती है? कार्तिक के महीने में। तो कार्तिक के महीने में ये राउत नाचा किया जाता है। और राउत नाचा महोत्सव, राउत नाचा जो महोत्सव होता है वो भी आयोजित किया जाता है। कब से आयोजित किया जा रहा है? 1978 से आयोजित किया जा रहा है बिलासपुर जिले में। बिलासपुर के लाल बहादुर शास्त्री गंगा मैदान में, गांधी मैदान में ये आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, इतना बस आपको याद रखना था राउत नाचा के बारे में। सारी चीज़ें, इतनी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, याद हो गई होंगी। आगे देखते हैं। उसके बाद आगे है सुआ नृत्य, या फिर जिसे हम बोलते हैं गौरा नृत्य। आपको सुआ गीत याद होगा तो सुआ नृत्य पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सुआ गीत याद है? याद होगा आपको। सुआ गीत में हमने क्या क्या चीज़ें देखी थी? सुआ को बोलते हैं तोता। सुआ गीत कब गाया जाता था? दीपावली के समय पे गाया जाता था। सुआ गीत के समय ही सुआ नृत्य किया जाता है। और ये जो सुआ नृत्य होता है कब मनाया जाता है या फिर कब किया जाता है? तो दीपावली के पहले कार्तिक माह में, कार्तिक माह में दीपावली के पहले सुआ नृत्य किया जाता है, जब सुआ गीत गाया जाता है। दीपावली के बाद हमने क्या देखा था? कौन सा नृत्य किया जाता है? राउत नाचा। राउत नाचा में केवल पुरुष भाग लेंगे, लेकिन जब आप सुआ नृत्य करेंगे तो केवल और केवल महिलाएं भाग लेंगी। और जो ये महिलाएं होती हैं मुख्यतः गौड़ समुदाय की महिलाएं होती हैं। कैसे डांस करती हैं? तो थापड़ी बजाकर डांस करती हैं। और जो तोता होता है वो शिव भगवान और माता पार्वती का प्रतीक होता है। जो तोते बनाए जाते हैं कैसे? आपको मैंने बताया था कि एक सर्कल बनाती हैं महिलाएं और सर्कल में ऐसी खड़ी हो जाएंगी, बीच में एक थाली रखती हैं और अपने सर पर एक कलश रखती हैं। कलश में 2 तोते रहते हैं, एक तोता शिव भगवान का प्रतीक और एक तोता माता पार्वती का प्रतीक होता है। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी थी। उसके बाद क्या इसमें कोई वाद्य यंत्र यूज किया जाता है? कोई वाद्य यंत्र इसमें यूज नहीं किया जाता। उसके बाद पंथी नृत्य। पंथी नृत्य की बात हो रही है तो इसमें कौन करेगा इसको? तो सतनाम पंथ के लोग इस नृत्य को करते हैं। इसके फेमस कलाकार कौन है? देवदास बंजारे जी इसके फेमस कलाकार हैं। इस नृत्य में कलाबाजी और पिरामिड किया जाता है। क्या इसमें देखेंगे तो जो नर्तक रहते हैं वो कलाबाजी करते हैं और पिरामिड बनाते हैं। इसके अलावा इसमें जो वाद्य यंत्र यूज किए जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, मांदर और झांझ वाद्य यंत्र यूज किए जाते हैं। किसमें? पंथी नृत्य में। पंथी गीत में भी मांदर और झांझ वाद्य यंत्र यूज किए जा रहे थे। आगे, अब हम आ गए थे व्यंजन में। नृत्य में केवल ज़्यादा थे नहीं, 2-3 ही नृत्य थे, उतने ही हमें याद करने हैं, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी याद नहीं करने हैं। अब हम व्यंजन, व्यंजन में पहले आपको डांस कराया था तो मैंने आपको मीठा भी खिलाया था। क्या क्या खिलाया था? देखिए, तस्मई। तस्मई किससे बनता है? चावल और दूध को मिला के
बनता है। खीर जैसे जो एक डिश होता है उसे हम बोलते हैं तस्मई। चावल और दूध मिला के तस्मई बन गया। चावल और चाशनी, चावल में चाशनी मिलाए तो देहरौरी या देसी रसगुल्ला बन गया, जिसे हम बोलते हैं रसगुल्ला। ठीक है। गेहूं या चावल आटा को जब गुड़ में मिलाएंगे तो बन जाएगा पपची, जिसे बोलते हैं हम बालूशाही। बालूशाही जैसे ही होता है पपची। क्या क्या, गेहूं आटा या फिर चावल आटा में जब गुड़ मिला दिए तो। ऐसे ही गेहूं आटा या चावल आटा में जब गुड़ मिला देते हैं तो खुरमी बन जाता है। ठीक है। और चावल आटा से सुहारी भी बनता है। आगे गुलगुला। गुलगुला किससे बनता है? गेहूं आटा में गुड़ मिला दिए बन गया गुलगुला। ग से गुड़ और ग से गेहूं और ग से गुलगुला। ठीक है। गेहूं से गुलगुला। और च से चौसेला और च से चावल, चावल चौसेला। पिड़िया। पिड़िया दो टाइप के होते हैं, चावल आटे से बनता है, गेहूं आटे से बनता है। इसे राजीव लोचन मंदिर जो है वहाँ पे प्रसाद के रूप में यूज किया जाता है, किसे? पिड़िया को। उसके बाद खिरसा, जब गाय जन्म देती है उस दूध से, उसके दूध से पेयूस बनता है और पेयूस से खिरसा बनता है। उसके बाद नमकीन व्यंजन देख लेते हैं। ठेठरी बेसन से बनता है। चना से क्या बनता है? चना से बेसन, बेसन से ठेठरी बन गया। लाटा, लाटा किससे बनता है? इमली को कूट कर बना दिए लाटा। चौसेला किससे बनता है? चावल आटा और नमक से बन गया चौसेला। उसके बाद गेहूं आटा से क्या क्या बनता है? खुरमी और बोबरा गेहूं आटे से बनता है। क्या क्या? खुरमी और बोबरा गेहूं आटे से बनता है। चावल आटे से क्या बनता है? अरसा और चौसेला। अरसा किससे? अरसा बहुत टेस्टी होता है। आटा और गुड़, चावल आटा और गुड़ से क्या बन जाता है? अरसा। चौसेला चावल आटा और नमक से चौसेला बन जाता है। पचहर चावल का यूज खमर छठ में किया जाता है, हल षष्ठी जिसे हम बोलते हैं। और बासी चावल आपने खाया ही होगा। उसके बाद हमने देखा था क्या? वाद्य यंत्र, सॉरी, हमने आभूषण देखे थे, है ना। आभूषण में क्या क्या था? सर पे क्या क्या पहनते हैं? देखिए ये दिख रहा होगा आपको, सिंगी। सिंगी सींग टाइप का रहता है, तो सींग कहाँ रहता है? जानवरों के सर पे होता है सिंगी। मांग मोती, मांग, मांग में सिंदूर भरते हैं, आप भी भरेंगे जब शादी हो जाएगी तो मांग मोती, कहीं ना कहीं सिर की बात हो रही है। ऐसे पटिया, देखिए सर रहता है, सर में बाल को इधर करते हैं, कुछ कुछ इधर बाल आते हैं, है ना, बीच से एक लाइन जाती है तो उसे बोलते हैं एक इधर हो गया एक इधर हो गया, तो इसे पटिया होता है। ऐसी टाइप का ये पटिया जो आभूषण है वो यूज किया जाता है सर पे। ऐसे बेनी फूल, आपने देखा होगा मूवी में फूल लगा देते हैं, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं बेनी फूल। और जंगली फूल भी सर पे ही लगाते हैं। टिकली, टिकली किसे बोलते हैं? जो माथे पे लगाते हैं, गोला गोला सा रहता है, उसे हम बोलते हैं टिकली। ढार, अब देखिए कान में क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो कान में ढार, खिनवा जिसे हम बोलते हैं कर्णफूल, है ना, तो ढार खिनवा ये कान में पहना जाता है। उसके अलावा लुरकी, खूंटी, तरकी, तितरी ये सारी चीज़ें कान में पहनी जाती है। नाक में क्या क्या? बुलाक और लवंग फूल, ये नाक में पहना जाता है। उसके अलावा गले में क्या? ढार, दुलरी, तिलरी, ढोलकी, ताबीज, ये सारी चीज़ें कहाँ पे? गले में पहनी जाती थी। इसके अलावा देखिए जो ठुड्डी होता है, कहाँ पे? होठ के नीचे वाला जो पोर्शन रहता है वहाँ पे गोदना, गोदना गुदाया जाता है। और गोदना आपको पता ही होगा, आपने भी देखा ही होगा, कहीं ना कहीं मेले में अक्सर गोदना गुदवाते हुए लोग दिखते हैं। तो गोदना ये ठुड्डी के पास में कराया जाता है। और नाक में हमने और बताया था क्या? खेनवा और नथ, ये भी यूज किए जाते हैं। कान में झुमका, झुमका गिरा रे, है ना, झुमका गिरा दिए बरेली बाजार में। उसके बाद हम देखते हैं और गले में सुर्रा, सुता और पुतरी। देखिए सा अगर आया मतलब कहीं ना कहीं सा और सु जो रहता है, सुता, सुरिया, सॉरी सुतिया, सुर्रा और सुता, ये सारी चीज़ें कहाँ पे? गले में पहनी जाती हैं। उसके बाद अब आते हैं बाह में। बाह में क्या क्या? बहुटा, पहुँची, नागमोरी, तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। बाह में बहुटा, पहुँची, नागमोरी बाह में पहने जाते हैं। उसके बाद इसके अलावा आप कलाई के आसपास देखेंगे तो पटा, एटी, ऐठी, चूड़ी, ये सारी चीज़ें कहाँ पे? कलाई में पहनी जाती हैं। कमर में क्या क्या पहना जाता है? आपने देखा क्या? कमर में करधनी, ये देखिए करधनी है, करधनी पहनते हैं। और इसके अलावा सकरी पहनते हैं। दो चीज़ें कमर में पहन लिए। उसके बाद हाथ में बहुत सारी चीज़ें, कौड़ी, करकनी और मुंदरी, मुंदरी भी हाथ में पहना जाता है। बस आपको इतना याद रखना है। लास्ट में आया पैर, पैर में क्या? सांटी, बिछिया और पैरी, लच्छा, चुटकी, कोतरी, सारी चीज़ें पैर में पहनी जाती हैं। आपको मैंने बोला था एक बार आप देख लेना क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, ज़्यादा डीप में क्वेश्चन नहीं पूछेगा, एकदम छोटा सा क्वेश्चन पूछेगा, बन जाएगा। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ के लोक नाट्य और लोक गाथाएं।
क्या क्या? लोकनाट्य और लोक गाथाएं, ये दो टॉपिक हैं। पहले मैं आपको समझा दूं तो ज़्यादा सही रहेगा। आप एक बार समझ लीजिए, उसके बाद आपको कभी भूलेगा ही नहीं। लोक गाथाएं किसे बोलते हैं और लोक नाट्य किसे बोलते हैं, एक बार समझ लीजिए। लोक नाट्य का मतलब क्या होता है? नाट्य मतलब आप जानते होंगे क्या, नाटक की बात हो रही है। अरे भाई तू नाटक मत कर, तमाशा मत खड़े कर यहाँ पे, है ना। तो जो नाटक होता है, तमाशा होता है, उसी की बात करते हैं हम लोक नाट्य में। नाटक कैसे? आपने देखा कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम कॉपी करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमारे सर हैं, अगर कोई सर हैं, जैसे हम स्कूल टाइम में क्या करते थे, सर की कॉपी करने की कोशिश करते, सर ऐसे आते हैं ऐसे जाते हैं, कॉपी करते थे। आप लोग भी कॉपी करते थे। ऐसे ही आसपास के जो लोग रहते हैं उनकी हम कॉपी करने की कोशिश करते हैं, वो ऐसे चलता है वो ऐसे करता है। तो जो चीज़ें हैं जो कॉपी करने की कोशिश करते हैं, उसे ही हम बोलते हैं नाटक। कई बार ऐसा होता है कि हमारे समाज में, हमारे यहाँ पे क्या क्या चीज़ें, जो जो रीति रिवाज चल रहे हैं, उन रीति रिवाज को हम नाटक के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। क्या? जो हमारे यहाँ रीति रिवाज चल रहे हैं, वो रीति रिवाज या कुछ कुछ ऐसा होते हैं कभी कभी कि जो यहाँ हमारे यहाँ कुरीति चलती है, कुरीतियाँ, वो कुरीतियों को हम लोग नाटक के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। कुरीतियाँ हो गई, रीति रिवाज हो गए, जो चीज़ें हैं, जो कहानियाँ हैं, वो सारी चीज़ों को हम कैसे रीति रिवाज के माध्यम से प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं, उसे हम बोलते हैं नाटक। आप अभी भी देखिए स्कूल में जो बच्चे रहते हैं वो नाटक किया करते हैं। कैसे? कोई ऐसा भिखारी वाला कुछ ऐसे वेश धारण कर लेगा, वहाँ पे भिखारी बन जाएगा। कोई कोई ऐसे होते हैं प्रधानमंत्री बन गए, प्रधानमंत्री के रूप में कि मैं प्रधानमंत्री हूँ, मैं ऐसा करता हूँ। तो वैसे अलग अलग लोग अलग अलग अभिनय करके नाटक करने की कोशिश करते हैं, उसे ही हम बोलते हैं लोकनाट्य। आया समझ में? लोकनाट्य या नाटक, चीज़ें समझ में आ गई होंगी। उसके बाद अब मैं आपको बताता हूँ लोक गाथाएं। लोक गाथाएं क्या होती हैं? पहले के टाइम में, देखिए अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी थोड़ा सा आप पुराने टाइम में चाहिए। पुराने टाइम में मीन्स मुश्किल से 15 से 20 साल पहले क्या होता था, हम गाँवों में रहा करते थे, है ना। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, हम गाँव में रहा करते थे। तो गाँव में होता क्या था कि उस टाइम पे, अभी तो मोबाइल है हमारे पास, उस टाइम पे मोबाइल होता नहीं था। तो रात में जब सोने का टाइम होता था तो दादी या फिर दादा हो गए, तो जो लोग रहते थे तो हम लोग के आसपास ही सोते थे। तो अब हमारे पास मोबाइल नहीं है, टीवी नहीं, सारी चीज़ें नहीं, तो हम क्या करेंगे, करेंगे क्या? जब साथ में सोएंगे तो वो कहानियाँ बताएंगी। बोलती थी ना, हम लोग छोटे छोटे बच्चे रहा करते थे, तो बोलती थी भी बाबा आ जाएगा आपको डरा देगा, है ना। ऐसे ऐसे हमें डराया जाता था जिससे ये बच्चा सो जाए, है ना। नहीं तो हम सोते ही नहीं, हमारे दिमाग में कुछ और ही चलते रहता था पूरे टाइम। तो हमें सुलाने के लिए बहुत सारी कहानियाँ सुनाई जाती थी। वो जो कहानियाँ सुनाई जाती थी हमें सुलाने के लिए, उसे ही हम बोलते हैं लोक गाथाएँ। जो पुरानी कहानियाँ रहती थी, जो चली आ रही थी पुराने टाइम से, उसे ही हम बोलते हैं लोक गाथाएँ। आया? आपको दादी ने सुनाया होगा कि एक राजा रहा करता था, फिर कभी कभी ऐसे सुनाते थे कि एक चोर रहा करता था, ये चोर इसको मार दिया था। तो वो जो कहानियाँ रहती हैं उसी को ही तो हम बोलते हैं लोक गाथाएँ। उम्मीद करता हूँ दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। लोक गाथाएँ क्या? वो जो कहानियाँ रहती हैं कहानियों के रूप में, या फिर जो कहानियाँ गढ़ी जाती हैं, मनगढ़ंत कहानियाँ होती हैं या फिर सही सही की कहानियाँ होती हैं, उन्हें ही हम बोलते हैं लोक गाथाएँ। और लोक नाट्य का होता है जो हमारे यहाँ रीति रिवाज चल रहे हैं, उन रीति रिवाज को नाटक के रूप से प्रस्तुत करना। इसमें गीत भी रहेगा, गीत गाया जाएगा, आप देखते हो गीत भी चलते रहता है, नृत्य भी चलते रहता है, और अभिनय यहाँ पे एक्टिंग भी करते रहते हैं लोग। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें चलती हैं किसमें, लोकनाट्य में। लोकनाट्य में गीत संगीत सारी चीज़ें चलती रहेंगी। लोक गाथा में आप चुपचाप लेटे रहोगे, दादी अम्मा आएंगी आपको कहानी सुनाएंगी। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं लोक गाथाओं की। लोक गाथा किसे बोला आपको पता होना चाहिए। लोक गाथा का अगर मतलब आपको पता है तो सारी चीज़ें आपको इजली याद हो जाएंगी। लोक गाथा, लोगों द्वारा जो कहानी हमें सुनाई गई उसे हमने बोला लोक गाथाएं। उस टाइम के पुराने टाइम में होता क्या था, या तो प्रेम वाला सीन चलता था या तो बहादुरी बहादुरी वाली, दो ही चीज़ ज़्यादातर चलती थी समाज में हमारे। बाकी अभी क्या होता है, अभी हम अपने करियर में उलझे रहते हैं, हमें पढ़ाई करना है, आगे फ्यूचर अच्छा करना है, सारी चीज़ों में उलझे रहते हैं। लेकिन उस टाइम पे प्रेम और बहादुरी दो ही चीज़ें रहती थी, और ये जो कहानी सुनाई जाती थी ज़्यादातर प्रेम पे रहती थी या तो बहादुरी पे रहती थी। दोनों चीज़ों पे ही जो गीत गाए जाते थे वो भी यही प्रेम या बहादुरी पे रहते थे, जो नृत्य किए जाते थे वो भी कहीं ना कहीं इन्हीं के आसपास रहते थे, और जो गाथाएं या फिर कहानियाँ सुनाई जाती थी वो भी प्रेम या बहादुरी से कहीं ना कहीं रिलेटेड रहती थी।
चलिए पहले हम प्रेम की बात कर लेते हैं, जहाँ पे आप भी उलझे होंगे क्या पता। चलिए, लेकिन प्रेम अभी आपको जहाँ पे उलझना है वो है वर्दी, ठीक है, इसको मत भूलना, ये सबसे बड़ा प्रेम है। पहला, अहिमन रानी की गाथा। अहिमन रानी की गाथा बहुत इजी है, इसमें समझना क्या है आपको। अहिमन रानी की गाथा, इसमें क्या रहता है, राजा एक रहते हैं, राजा का नाम रहता है वीर सिंह, राजा वीर सिंह, और रानी रहती हैं अहिमन रानी। राजा वीर सिंह और अहिमन रानी, इन दोनों की प्रेम कहानी, एक था राजा एक थी रानी, अलग था कास्ट, खत्म कहानी। अहिमन रानी, ये दो लोग रहते हैं। होता है क्या है, अहिमन रानी एक्सपायर हो जाती हैं, तो फिर जो गाथाएं हमें सुनाई गई हैं वो ऐसी हैं कि अहिमन रानी एक्सपायर हो जाती हैं, फिर इनका फिर से जन्म होता है। वीर सिंह के जो वीर सिंह रहते हैं, इनके प्यार में इतनी ताकत रहती है कि इनका फिर से जन्म होता है, और पुनर्जन्म होने के बाद फिर वीर सिंह से ये मिल जाती हैं। ये है हमारी कहानी, ठीक है। तो वीर सिंह और अहिमन रानी के बारे में ये कहानी है, ठीक है। अहिमन रानी की कहानी क्या है, लोक कथा क्या है, वीर सिंह और अहिमन रानी की प्रेम कहानी अहिमन रानी की कथा में सुनाया गया है। बस हो गया, इतना ही चीज़ें आपको याद रखनी है। उसके बाद ढोला मारू की प्रेम कहानी, ढोला मारू की कथा, इसके बारे में हमने ढोला मारू गीत भी देखा था। अब ढोला मारू की आपकी कहानी सुना देता हूँ। ढोला और मारू, ये दो लोग रहते थे, ढोला मारू की गाथा हो जाती है। ढोला और मारू की प्रेम कहानी, और देखिए ढोला और मारू दो लोग थे, इन लोग की प्रेम कहानी को हम लोग गाथा बोल देते हैं, ठीक है। एक हो गया ढोला, एक हो गए मारू, इन दोनों की प्रेम कहानी ढोला मारू की कहानी। अब आपको याद क्या रखना है कि इसकी जो कहानीकार या जो इसकी फेमस कलाकार होते हैं ढोला मारू गीत में, मैंने आपको बताया था कौन था फेमस कलाकार ढोला मारू गीत का, कौन, सुरुजबाई खांडे। तो आप सुरुजबाई खांडे का नाम याद रखिएगा, सुरुजबाई खांडे का नाम आप याद रखिएगा जब भी ढोला मारू की बात आएगी तो। उसके बाद है केवला रानी की गाथा, केवला रानी की गाथा। केवला रानी की गाथा भी सेम वैसे जैसे ही वीर सिंह और अहिमन रानी की थी। इसमें कौन रहता है, मदन सिंह आते हैं। मदन सिंह एक राजा रहते हैं, और मदन सिंह राजा और केवला रानी, ये दोनों की प्रेम कहानी बन जाती है केवला रानी की गाथा, ठीक है। केवला रानी की गाथा, केवला रानी और मदन सिंह ये दो लोग रहते हैं, इन दोनों की कहानी को हम प्रेम कहानी, और यही एक लोक गाथा बन जाती है। लोगों द्वारा एक कहानी के रूप में हमें सुना दिया जाता है कि एक मदन सिंह राजा हुआ करते थे, एक केवला रानी हुआ करती थी, इन दोनों की प्रेम कहानी बता दी, हमने सुन लिया, हमें क्या ही लेना देना इन लोग से, बस हो गया। दो लोग रहते हैं, मदन सिंह और केवला रानी, आपको इतना याद रखना है। उसके बाद मैंने आपको लोरिक चंदा की कहानी सुनाई थी, लोरिक चंदा, लोरिक चंदा, बताइए याद आया। लोरिक चंदा गीत भी होता था, याद आया। लोरिक ये कौन था, राजा था, कहाँ का, रीवा का। रीवा, कौन सा रीवा, रायपुर के पास में एक रीवा जगह है, वहाँ का राजा था कौन, लोरिक। चंदा कौन थी, ये राजकुमारी थी, कहाँ की, आरंग की। ये दोनों की प्रेम कहानी को लोरिक चंदा की लोक गाथा में बता दिया जाता है। लोरिक चंदा की प्रेम कहानी को लोक गाथा में बता दिया जाता है। लोरिक था कौन, रीवा का राजकुमार, और चंदा कौन थी, आरंग की राजकुमारी। इन दोनों की प्रेम कहानी को बताया जाता है। बस आपको इतना ही चीज़ याद रखना था। इसके फेमस कलाकार अगर पूछता है तो कौन है, फेमस गायक या फेमस कलाकार कौन है, चिंता दास, आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। चिंता दास, हमें जो याद रखना है वो चिंता दास के बारे में। और आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, मैं आपको ये बता देता हूँ। लोरिक चंदा की प्रेम कहानी या लोक गाथा में किसके किसके बारे में प्रेम गाथा का वर्णन किया गया है। लोरिक चंदा प्रेम गाथा में किसका वर्णन किया गया है, लोरिक और चंदा, नाम से ही समझ में आ रहा है। केवला रानी में क्या है, मदन सिंह और केवला रानी, बस बहुत ईजी है। ऐसे ही और अब मैं आपको बताता हूँ फुलबासन। ये फुलबासन क्या था, ये छोटा सा कहानी है। इसमें होता क्या है, जो सीता माता रहती हैं, सीता माता लक्ष्मण भगवान से फुलबासन फूल मंगाने की कोशिश करती, बोलती हैं कि फुलबासन फूल ला दीजिएगा। तो सीता माता लक्ष्मण जी से, सीता माता जो रहती हैं लक्ष्मण भगवान से, लक्ष्मण जी से फूल लाने के लिए बोलती हैं। कौन सा फूल लाने के लिए बोलती हैं, फुलबासन फूल। उसी पे फुलबासन कथा बना दी जाती है हमारे द्वारा। हम लोग भी कितने टैलेंटेड हैं, बताइए। फूल बस मंगाई है, हमने एक पूरा कहानी गढ़ दिया, कथा गढ़ दिया।
उसके बाद अगला है पंडवानी, और पंडवानी को तो अब आपको याद आना ही चाहिए कि मैंने पंडवानी में आपको बताया क्या क्या था। याद आया? पंडवानी की गाथा, मतलब इसमें हम कहानी सुना रहे हैं, और हमने पंडवानी की गीत सुना था। पंडवानी गीत, पंडवानी गीत बना कैसे, आपको याद आया? चलिए मैं आपको रिमाइंड कराता हूँ। महाभारत की कथा रहती है, महाभारत की कथा, महाभारत की कथा को सबल सिंह चौहान जी, सबल सिंह चौहान जो कि रतनपुर के निवासी हैं, सबल सिंह चौहान, ये करते क्या है, महाभारत की कथा को रूपांतरित कर देते हैं दोहा और चौपाई में। दोहा और चौपाई बन गया, और दोहा और चौपाई बन गया तो इसको अब गाने के रूप में बनाना आसान हो जाता है। तो इसको गीत के रूप में कौन बना देते हैं? झाड़ू राम देवांगन जी, झाड़ू राम देवांगन जी इसे गीत के रूप में बना देते हैं। बस आपको इतना याद रखना, झाड़ू राम देवांगन जी पहले इसे गीतकार होते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, पहले ये गीत बनाते हैं, इसलिए इनको पंडवानी के पितामह बोला जाता है। क्या? पंडवानी के जनक या पंडवानी के पितामह कौन? झाड़ू राम देवांगन जी बोला जाता है, झाड़ू राम देवांगन जी को बोला जाता है। पंडवानी के गुरु किसे बोला जाता है? झाड़ू राम देवांगन जी को बोला जाता है। पंडवानी दो टाइप की होती है, वेदमती और कापालिक शैली होती है। सारी चीज़ हमने गीत में देखी थी। तो जो पंडवानी गीत, पंडवानी जो गाथा है, तो इसमें किसका वर्णन किया जाएगा? सीधी सी बात है कि महाभारत से आया है, मतलब महाभारत के बारे में, महाभारत के जो पात्र रहते हैं उनके बारे में ही बात की जाएगी। तो इसमें पांडवों के बारे में बात की जाती है। पांडवों की कथा हमें सुना देते हैं घर वाले कि ये कथा है, तो पांडवों की कथा, और द्रौपदी का, जो द्रौपदी रहती हैं, द्रौपदी आपने जाना ही होगा, पता ही होगा आपको द्रौपदी के बारे में। तो द्रौपदी का जो तीजा उपवास रहता है, तीजा उपवास का जो तीजा पर्व रहता है, तो उनका छत्तीसगढ़ी रूपांतरण, वो द्रौपदी जी ऐसा की थी वैसा की थी, तो इसको छत्तीसगढ़ी लोक गाथा के रूप में बना दिया जाता है। ठीक है, तो पांडवों के बारे में और द्रौपदी के तीजा उपवास के बारे में बताया जाता है किसमें? पंडवानी लोक गाथा में। बस आपको इतनी चीज़ याद रखनी है। उसके बाद बस एक चीज़ और याद रख लीजिए, सरवन गाथा। उसके बाद हमारा खत्म कहानी। सरवन गाथा क्या होता है? श्रवण कुमार, देखिए श्रवण मतलब श्रवण कुमार से रिलेटेड है ये। श्रवण कुमार, श्रवण कुमार, हाँ वही श्रवण कुमार जो अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा कराते रहते हैं। और श्रवण कुमार वही श्रवण कुमार जो कि एक बार अपने मम्मी और पापा को, अपने माता और पिता को पानी पिलाने के लिए जाते हैं। जो वो पानी पिलाने के लिए जाते रहते हैं तालाब या नदी के किनारे, उसी टाइम पे जो राजा दशरथ रहते हैं, राजा दशरथ जाते हैं उधर, भ्रमण करते रहते हैं, और उनके पास एक शक्ति होती है कि जहाँ से भी आवाज़ आ रही तो वहाँ पे वो धनुष चला सकते थे। वैसे ही वो धनुष चलाते हैं, और जो श्रवण कुमार के माता पिता रहते हैं उनको ये धनुष तीर लग जाता है, तीर लग जाता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। तो श्रवण कुमार इनको क्या श्राप दिया करते हैं? श्रवण कुमार श्राप किसको देते हैं? दशरथ को श्राप देते हैं। वही जो कहानी है वो कहानी को श्रवण गाथा में बताया गया है। आया समझ में? और श्रवण कुमार हमने क्या देखा था? बसदेवा जो गीत होती है वो भी श्रवण कुमार से रिलेटेड रहती है। बसदेवा गीत, बसदेवा गीत किससे रिलेटेड रहती है? श्रवण कुमार से रिलेटेड रहती है। इतनी चीज़ें आपको किस में याद रखनी है? लोक गाथा में याद रखनी है। एक बार फिर से लोक गाथा देखेंगे। उसके बाद नृत्य, केवल 3 नृत्य हैं, सॉरी नाट्य, केवल 3 नाट्य हैं, वो नाट्य को देखेंगे, क्लास को कंप्लीट करेंगे। तो हमने सबसे पहले देखा क्या था? लोक गाथाएं देखी थी। लोक गाथा में हमने देखा था कि सब ज़्यादातर बातें कब होती, क्या किसके बारे में होती हैं? प्रेम के बारे में या फिर बहादुरी के बारे में ज़्यादा गाथाएं या फिर कहानियाँ हमें सुनाई जाती हैं। पहली कहानी अहिमन रानी की गाथा रहती है। राजा वीर सिंह और अहिमन रानी की प्रेम कथा का वर्णन किया जाता है अहिमन रानी की गाथा में। उसके बाद ढोला मारू की कहानी होती है। ढोला मारू की कहानी में ढोला और मारू की प्रेम कथा का वर्णन किया जाता है। और ढोला मारू की जो मेन कलाकार होती हैं सुरुजबाई खांडे, ढोला मारू की कलाकार होती हैं। बस फिर केवला रानी की कहानी। केवला रानी में मदन सिंह राजा रहते हैं और केवला रानी रानी रहती हैं। ये दोनों की प्रेम कहानी को केवला रानी की प्रेम गाथा में वर्णन कर दिया जाता है। लोरिक चंदा क्या होती है? लोरिक रीवा के राजकुमार रहते हैं और चंदा आरंग के राजकुमार रहते हैं। इन दोनों की प्रेम कहानी को लोरिक चंदा की गाथा में समाहित कर दिया जाता है, वही हमें कहानी सुना दी जाती है। इसके जो फेमस कलाकार होते हैं, कौन है फेमस कलाकार? चिंता दास इसके फेमस कलाकार हैं। फिर फूलबासन, फूलबासन सीता माता क्या करती हैं? लक्ष्मण जी से फूलबासन फूल मंगाने का अनुरोध करती हैं। फूलबासन फूल मंगाती हैं। इसी के उपलक्ष्य में फूलबासन गाथा बन जाती है। उसके बाद पंडवानी महाभारत की जो कहानियाँ रहती हैं उसी को सुना दिया जाता है। पांडवों के बारे में और द्रौपदी के बारे में कहानी सुना दी जाती है, फिर पंडवानी की गाथा बन जाती है। फिर श्रवण गाथा, श्रवण कुमार
कि श्रवण कुमार जो राजा दशरथ को श्राप देते हैं, क्योंकि राजा दशरथ उनकी मम्मी और पापा को तीर से धनुष से मार देते हैं। ठीक है, उनको पता नहीं रहता है, लेकिन वो गलती से उनको लग जाती है और वो एक मतलब वो मृत्यु हो जाती है। तो श्रवण कुमार जो श्राप देते हैं वही श्राप को श्रवण गाथा में बताया जाता है, वही कहानी हमें सुनाई जाती है। अब शुरुआत करते हैं हम लोग लोक नाट्य की। लोक नाट्य या जिसे हम बोलते हैं नाटक। देखिए, अगर अभी के टाइम की बात करूं, मैं अपने टाइम की बात करूं, देखिए अभी क्या है, हम मूवी देखने जाते हैं कहाँ पे, थिएटर में। मूवी देखते हैं तो हम जो बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। मूवी आप देखोगे तो जो जो चीज़ें चलती रहती है उसे हम कॉपी करने की कोशिश करते हैं, उससे सीखने की कोशिश करते हैं। वैसे ही हम टीवी देखते हैं, टीवी में जो चीज़ें जैसी चीज़ें आप देखते हो वैसे ही आप कॉपी करने की कोशिश करते हो। वैसे ही आपके पास मोबाइल है, मोबाइल में जैसी चीज़ें आप देखोगे वैसी चीज़ें आप कॉपी करने की कोशिश करोगे। सारी चीज़ें जैसी चीज़ें हम देखते हैं वहाँ से सीखने की कोशिश करते हैं। जो चीज़ें हम देखते हैं उससे हम सीखने की कोशिश करते हैं। सेम ऐसे ही देखिए, जो मूवी होता है, टीवी होती है, सारी चीज़ें हमें विजुलाइज कराती हैं। ठीक, चीज़ों को सिखाती हैं, चीज़ों को दिखाती हैं। हम ऐसे इमेजिन करते हैं कि चीज़ें हमें यहाँ से पता चल रही है, हमें ये सीखना चाहिए, करना चाहिए हमें भविष्य में। सारी चीज़ें कौन सिखाता है? मूवी, टीवी, मोबाइल जो चीज़ें हैं इन्हीं से हम सीखते हैं। अब देखिए, नाटक क्यों करते हैं? या तो आप मूवी देख लीजिए। अब हम छोटे लोग, हम करते क्या हैं गांव में होता क्या है कि ठीक है, हमारे पास मूवी नहीं है, सारी चीज़ें नहीं, हम मूवी नहीं बना सकते हैं, तो हम नाटक के माध्यम से जो समाज में बुराइयां हैं, नाटक के माध्यम से जो समाज में बुराई चल रही है, जो समाज में कुरीतियां हैं, जो कुरीति मतलब रीति रिवाज जो सही नहीं है, कुछ भी कभी कभी महिलाओं के साथ, कि महिलाओं के लिए कि तुम बाहर नहीं जाना है, तुमको इन्हें टच नहीं करना है, बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं कुरीतियां हैं। फिर ऐसी जो समाज में कुरीतियां चल रही हैं जाति के खिलाफ, धर्म के खिलाफ, तो जो कुरीतियां हैं हमारे समाज में, उन कुरीतियों को नाटक के माध्यम से हम लोगों को सिखाने की कोशिश करते हैं। जैसे देखिए, मूवी भी हमें कहीं ना कहीं सिखाने की कोशिश करती है। टीवी में भी जो आप सीरियल देखते हो, बहुत सारी चीज़ें जो समाज में हमारे चल रही हैं वही सारी चीज़ों को ही तो टीवी में दिखाते हैं। वैसे ही जो हमारे यहाँ पे लोकल देखेंगे, जैसे कि हमारा ये छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है, अब यहाँ पे ये रायपुर हो गया, ठीक है, तो रायपुर का मान लीजिए ये कोई क्षेत्र हो गया, ये कोई क्षेत्र हो गया। अब इस क्षेत्र में क्या बुराई है, इन जो बुराई को अगर हमें सिखाना है तो हम एक नाटक का आयोजन कर लेंगे कि ये ठीक है, यहाँ पे एक नाटक का मंच बनेगा और यहाँ पे ये नाटक किया जाएगा इस टाइम पे। तो वो जो समाज में कुरीतियाँ हैं उसको हम लोग इस लोक नाट्य के माध्यम से लाते हैं। वैसे ही मान लीजिए यहाँ पे हो गया क्या, बस्तर। अब बस्तर का हो सकता है कि वहाँ पे कुछ अलग बुराई हो, ठीक है, हमारे रायपुर में कुछ अलग बुराई है, अब बस्तर में देखते हैं तो बस्तर में कुछ अलग ही बुराई चल रही है। तो जो भी कुरीति चल रही है बस्तर में, जो भी बुराई चल रही है, वो सारी चीज़ों के वहाँ पे नाटक के माध्यम से लोग वहाँ के लोगों को सिखाने की कोशिश करेंगे। वहाँ पे नाटक मंच का आयोजन कर देंगे, फिर वहाँ पे सिखाएंगे कि ये बुराई है, जो कुरीति है, इसे आप सीखें और इसे दोहराने की कोशिश मत करिए। मतलब जो कुरीतियाँ हैं इनको आप ख़त्म करने की कोशिश करिए। इसी के लिए बोला जाता है हम लोग लोक नाट्य, जिसे हम नाटक बोलते हैं। सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी बहुत डिटेल में, है ना। अब हम देखते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में जो फेमस नाट्य है उसका नाम क्या है, नाचा। नाचा, मैंने जैसे आपको बताया, ये नाट्य है, सबसे फेमस है, सर्वाधिक प्रचलित नाटक कौन सा है, नाचा है। ये जो नाचा है इसमें मराठी प्रभाव दिखता है। मराठी में जैसे मराठी में तमाशा आयोजित किया जाता है। जैसे हम लोग यहाँ पे क्या नाटक बोल रहे हैं, वैसे वहाँ पे तमाशा होता है। बोलते हैं ना, भाई तू तमाशा मत कर, भाई तू नाटक मत कर, वैसे ही मराठी में जो तमाशा है वैसे ही इससे मिलता जुलता है। मराठी का जो तमाशा है उसका प्रभाव किस पे दिखता है, नाचा में उसका प्रभाव दिखता है। नाचा में होता क्या है, जो उसके कलाकार होते हैं, देखिए जब नाचा आयोजित किया जाता है तो उसमें आप देखे होंगे ऐसे, यहाँ पे मान लीजिए ये एक मंच बन गया, ठीक है, स्टेज बन गया, तो यहाँ पे दो लोग रहेंगे, एक होगा जोकड़, एक होगा परी। जोकड़ और परी ये दो लोग रहते हैं। ये लोग बोलने की कोशिश करेंगे। जैसे फिल्म में क्या होता है, मैं भी आपको क्या बताया, मूवी में एक्टर और एक्ट्रेस रहेंगे, इन लोग सारी चीज़ें जो भी कहानियाँ रहेंगी सारी चीज़ें इन्हीं लोग बताते हैं। वैसे ही यहाँ पे जोकड़ और परी रहेंगे, इन लोग क्या करेंगे, जो हमारे समाज की बुराई है यही लोग अब उसको अभिनय करेंगे, उस चीज़ों को सिखाएंगे, बताएंगे।
जोकड़ और परी रहेंगे, और बाकी कुछ कुछ लोग पीछे रहते हैं, कोई ढोल बजा रहा है, कोई तबला बजा रहा है, कोई यहाँ पे डांस कर रहा है। तो अलग अलग चीज़ें यहाँ पे पीछे लोग करते रहेंगे, लेकिन मेन कौन रहता है, जोकड़ और परी दो लोग रहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो कलाकार कौन होते हैं, फेमस जो कलाकार होते हैं, उनमें जोकड़ और परी की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जोकड़ और परी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, अब देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रायपुर में अलग कुरीति है, बस्तर में अलग बुराई चल रही है, अलग कुरीति है, बिलासपुर में अलग कुरीति है। तो हर जगह अलग अलग कुरीति है, उस कुरीति के हिसाब से ही तो नाटक का मंचन किया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए अलग अलग पार्टी आयोजित की जाती है, अलग अलग पार्टी बनाई जाती है। तो सबसे पहली नाचा पार्टी, देखिए अब यहाँ पे हो सकता है कि स्त्रियों के लिए, कि स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे एक कुरीति के लिए एक नाट्य आयोजित कर दिए। अब यहाँ पे बिलासपुर है, बिलासपुर में हो सकता है कि मर्दों पे अत्याचार हो रहा हो, ऐसा तो होगा नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको कि यहाँ पे हो सकता है कि मर्दों पे अत्याचार हो रहा हो, है ना, कि उनको समानता ना मिल रहा हो, कि ये समान नहीं है, वो स्त्रियों को ज़्यादा वहाँ पे वैल्यू दिया जा रहा हो। तो वैसी चीज़ें हर जगह अलग अलग चीज़ें होती हैं। हो सकता है कि कभी कि जनरल वाले हैं, ओबीसी वाले हैं, इनके ऊपर प्रेशराइज किया हो, एससी वाले हैं, एसटी वाले हैं, इनके ऊपर प्रेशराइज किया जा रहा हो कि आप कुएं से पानी मत भरो, यहाँ पे ये टच मत करो, वो टच मत करो। मतलब हर जगह की जो बुराई रहती है, कुरीति रहती है, वो हर जगह की अलग अलग होती है। तो वैसे ही अलग अलग पार्टी बन जाती है। तो जो पहली नाचा पार्टी होती है, जो पहली नाचा पार्टी या नाटक पार्टी आयोजित करती है, तो पहली नाचा पार्टी जिसका नाम रहता है, ठीक है, अलग अलग जगह पे अलग अलग नाटक आयोजित किए जाते हैं, उसकी एक पार्टी बन जाती है। ठीक है, तो पहली नाचा पार्टी जिसे हम बोलते हैं रवेली नाचा पार्टी। अब जितनी नाचा पार्टी मैं आपको बताऊंगा सारी चीज़ आप नोट करते जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। रवेली नाचा पार्टी, इसके संस्थापक कौन है, इसके संस्थापक रहते हैं दुलार सिंह मंदराजी, दुलार सिंह मंदराजी। ठीक है, दुलार सिंह मंदराजी इसके संस्थापक रहते हैं। तो पहली नाचा पार्टी रवेली नाचा पार्टी होती है, जिसके संस्थापक रहते हैं दुलार सिंह मंदरा जी, और ये पहली नाचा पार्टी होती है, इसीलिए नाचा के भीष्म पितामह किसे बोला जाता है, दुलार सिंह मंदरा जी को बोला जाता है। नाचा के भीष्म पितामह किसे बोला जाता है, दुलार सिंह मंदरा जी को बोला जाता है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में कि नाचा के भीष्म पितामह कौन, मतलब नाचा की शुरुआत किसने की, दुलार सिंह मंदरा जी करते हैं। तो पहली नाचा पार्टी रवेली नाचा पार्टी, इसके संस्थापक दुलार सिंह मंदरा जी, जिन्हें हम नाचा के भीष्म पितामह के नाम से जानते हैं। उसके बाद आगे दूसरी नाचा पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, चंदैनी गोंदा, चंदैनी गोंदा नाचा पार्टी। ये जितनी नाचा पार्टी मैं आपको बता रहा हूँ, सारे नाचा पार्टी का आपको संस्थापक का नाम याद रखना है। चंदैनी गोंदा नाचा पार्टी, इनके संस्थापक कौन रहते हैं, रामचंद्र देशमुख। कौन, रामचंद्र देशमुख जी रहते हैं इसके संस्थापक। रामचंद्र देशमुख एक और नाचा पार्टी का संस्थापक रहते हैं, मतलब वो दो नाचा पार्टी बनाते हैं। कौन सी, एक चंदैनी गोंदा नाचा पार्टी, एक रहता है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ देहाती कला मंच, देहाती कला मंच। ये दो नाचा पार्टी कौन बनाते हैं, तो रामचंद्र देशमुख जी बनाते हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा, चंदैनी गोंदा नाचा पार्टी के संस्थापक कौन है, रामचंद्र देशमुख, या फिर क्या बोलेंगे कि रामचंद्र देशमुख कौन से नाचा पार्टी के संस्थापक है, चंदैनी गोंदा नाचा पार्टी, या फिर छत्तीसगढ़ी देहाती कला मंच की स्थापना किसने की, रामचंद्र देशमुख ने की। ठीक है, बस आपके ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने वाले हैं। उसके बाद देखिए नया थिएटर, जिसे हम बोलते हैं हिंदुस्तान थिएटर, ये भी नाचा ही पार्टी रहती है, हिंदुस्तान थिएटर या फिर नया थिएटर। ठीक है, ये जो नाचा पार्टी बनती है, इसके संस्थापक कौन रहते हैं, हबीब तनवीर जी। कौन, हबीब तनवीर जी, हबीब तनवीर जी इसके संस्थापक रहते हैं। हिंदुस्तान या फिर नया थिएटर, थिएटर की स्थापना, थिएटर में हबीबी हबीबी होता है, हबीबी हबीबी आपने सॉन्ग सुना है, बस थिएटर में होता क्या है, हबीबी हबीबी। वैसे ही आप यहाँ पे ये भी याद रख सकते हैं कि जो जैसे चंद है, तो चांद राम भगवान जैसे, यहाँ पे देखिए चंद्र है, यहाँ पे चंद है, चंद्र और चंद्र लगभग लगभग सेम सेम है चीज़ें, तो वैसे आप इसे याद कर सकते हैं। ठीक है, आगे और छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ देहाती मंच है ना, तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं, छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में रामचंद्र भगवान जी हैं।
ऐसे आप याद कर सकते हैं। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान नया थिएटर, थिएटर में हबीबी हबीबी होता है। उसके बाद लास्ट चिन्हारी नाचा। सारी चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। चिन्हारी नाचा जो थिएटर, जो चिन्हारी नाचा नाचा पार्टी है, इसके संस्थापक रहते हैं ममता चंद्राकर। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको देखिए। चिन्हारी मतलब चिन्ह है ना, चिन्ह मतलब चिन्हारी है ना। चिन्हारी आप किसे बोलते हैं? जो निशान रहते हैं, निशान। ममता, ममता के निशान, या फिर आप बोल सकते हैं ममता को हम क्या बोलते हैं? ममता प्यार है ना, तो प्यार के निशान, ऐसे आप याद कर सकते हैं। प्यार के निशान या प्यार के चिन्ह, ऐसे आप याद कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा नाट्य है लोक नाट्य। दूसरा लोक नाट्य कौन सा है? गम्मत। और तीसरा लोक नाट्य है रहस्य। बस हमें इतनी तीन नाट्य ही पढ़ने हैं। गम्मत कैसा होता है? जैसे कि आपने देखा होगा मूवी, अगर आप मूवी देखे होंगे तो मूवी में क्या क्या चीज़ें होती हैं। कोई मूवी में भयंकर मारधाड़ रहता है, जैसे कि आप सनी देओल की मूवी देख लोगे तो उसमें लड़ाई ही लड़ाई रहता है, तो कोई मूवी मारधाड़ वाली रहती है। कोई कॉमेडियन रहती है, जैसे अक्षय कुमार की मूवी हो गई, जॉनी लीवर की मूवी हो गई, ये सारी मूवी कॉमेडियन होती हैं। कुछ मूवी केवल लव वाली होती है ना, प्यार वाला बस सीन चलता है। और कुछ मूवी भक्ति वाली होती हैं, अलग अलग टाइप की मूवी होती हैं। तो वैसे ही अलग अलग टाइप के नाटक भी होते हैं। ठीक है, तो नाटक होता है एक तरीके से मूवी ही होता है, इसे लोग देखने आते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं। जो ये गम्मत नाटक होता है, गम्मत जो लोक नाट्य है, ये हास्य व्यंग्य शैली में होता है, मतलब हंसी मजाक में होता है। ये कैसा होता है? हंसी मजाक में चीज़ों को सिखाई जाती है। हास्य व्यंग्य शैली में गम्मत लोक नाट्य होता है। इसके अलावा एक चीज़ इसमें याद रखनी है कि इसमें जोक्कड़ की जो भूमिका होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जोक्कड़ की भूमिका इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपको याद आ रहा हो, इसमें नाचा में किसकी इंपॉर्टेंट भूमिका रहती है? जोक्कड़ और परी की। दोनों इंपॉर्टेंट रोल में रहते हैं, जो कि कलाकार होते हैं, जिसे सब लोग देखते हैं कि जोक्कड़ देखो कितना अच्छा कलाकारी कर रहा है। दो लोग रहते हैं, समाज की बुराई को दिखाते हैं, स्टेज में खड़े हो जाएंगे और सारी चीज़ें वो लोग बताते हैं। जोक्कड़ में क्या होता है? केवल गम्मत में क्या होता है? केवल जोक्कड़ बस रहता है। यही हास्य व्यंग्य शैली में समाज की बुराइयों को दिखाता है गम्मत में। ठीक है, उसके अलावा तो ये गम्मत होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है खड़े होकर ये गम्मत लोकनाट्य किया जाता है, और एक होता है बैठकर ये गम्मत लोकनाट्य किया जाता है। बैठकर वाले में आपको कुछ याद नहीं रखना है, बैठकर वाले में उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज़ नहीं है। खड़े होकर जो गम्मत लोकनाट्य किया जाता है, इसे हम बोलते हैं रतनपुरिया गम्मत। रतनपुर साइड में किया जाता है, इसलिए इसे बोलेंगे रतनपुरिया गम्मत। ठीक है, रतनपुरिया गम्मत में एक फेमस कलाकार हैं जिनका आपको नाम याद रखना चाहिए, बाबू रेवा राम। बाबू रेवाराम रतनपुरिया गम्मत के फेमस कलाकार हैं। ठीक है, बस आपको इतनी चीज़ें गम्मत में याद रखनी है। क्या? हास्य व्यंग मतलब हंसी मजाक में ही होता है। इसमें जोकड़ की भूमिका इंपॉर्टेंट होती है। खड़े गम्मत को रतनपुरिया गम्मत बोला जाता है, और जिसके फेमस कलाकार हैं बाबू रेवाराम। बस अब रहस्य। रहस्य मतलब रासलीला। रासलीला, रासलीला, रामलीला अलग अलग होती हैं, है ना। रामलीला मतलब जो राम भगवान के बारे में जो लीलाएं की जाती हैं, जो अभिनय किया जाता है, वो रामलीला। रासलीला अलग होता है। ठीक है, रासलीला में क्या होता है? इसमें ये होली के समय पे आयोजित की जाती है। पहली बात तो होली के समय पे, जैसे आपने देखा होगा, जो रासलीला होती है वो फेमस कहाँ पे है? यूपी में। जैसे नाचा महाराष्ट्र में फेमस है तमाशा के रूप में, वैसे जो रासलीला है वो यूपी में फेमस है, होली के समय पे आयोजित की जाती है। यूपी के रासलीला जैसे ही है ये रहस्य। ठीक है, यूपी के रासलीला जैसे ही रहस्य है, ये होली के टाइम पे आयोजित की जाती है। इसमें किसका वर्णन किया जाता है? तो भगवान श्री कृष्ण, कृष्ण और राधा, ये दोनों की चित्रों का वर्णन किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण और राधा की मनोहारी कथा का वर्णन किया जाता है, किसमें? रासलीला में। तीन चीज़ें बस आपको याद रखनी है। रहस्य में होता क्या है? ये होली के टाइम पे आयोजित किया जाता है, यूपी के रासलीला से मिलता जुलता है रहता है, और कृष्ण और राधा के, भगवान श्री कृष्ण और राधा के अभिनय किया जाता है इसमें। बस हो गया, इतनी तीन चीज़ें आपको याद रखनी है बस। चलिए जल्दी से इसको रिवीजन कर लेते हैं, फिर क्लास को एंड करते हैं। जल्दी से लोकनाट्य। लोकनाट्य में हमें तीन लोकनाट्य पढ़ने थे। कौन कौन से? पहला है नाचा। नाचा सर्वाधिक प्रचलित होता है। इसमें
तमाशा, जो मराठी में तमाशा होता है वैसे ही हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ी में नाचा होता है। इसके जो फेमस कलाकार होते हैं वो जोकड़ और परी, जो फेमस कलाकारी करते हैं वो जोकड़ और परी रहते हैं। इसके पहले जो नाचा पार्टी बनती है, अलग अलग नाचा पार्टी बनती है, तो उसमें जो पहली नाचा पार्टी बनती है उसका नाम रहता है रवेली नाचा पार्टी, जिसके संस्थापक रहते हैं दुलार सिंह मंदरा जी। दुलार सिंह मंदरा जी पहली नाचा पार्टी के संस्थापक होते हैं, इसीलिए इनको नाचा के भीष्म पितामह बोला जाता है। किसे? दुलार सिंह मंदरा जी को नाचा के भीष्म पितामह बोला जाता है। अब आपको याद कैसे करना है, देखिए रवेली, वेली मतलब आप जानते होंगे, वेली मतलब क्या होता है, पेट की बात हो रही है, वेली है ना, बोलते हैं ना बेली फैट, बेली फैट, तो वैसी बेली, और बेली दुलार से क्या क्या होता है, कई बार पेट को खिलाना अच्छा लगता है ना, जो बच्चे रहते हैं आपने देखा हो बच्चे लोग को पेट को ऐसे लोग खिलाते रहते हैं, तो वेली दुलार से खिलाओ, है ना, तो रवेली आप ऐसे याद कर सकते हैं, रवेली दुलार से। उसके बाद दूसरा लोक नाट्य होता है गम्मत। गम्मत हास्य व्यंग्य शैली में होता है, इसमें जोकड़ की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये जो गम्मत होता है दो टाइप का होता है, या तो खड़े होकर गम्मत किया जाता है, या फिर नाटक किया जाता है, या फिर बैठकर नाटक किया जाता है। जो खड़े होकर नाटक किया जाता है उसे बोलते हैं हम रतनपुरिया गम्मत। और रतनपुरिया गम्मत के जो फेमस कलाकार हैं बाबू रेवाराम जी हैं। उसके बाद रहस यूपी की रासलीला से मिलता जुलता है, होली के टाइम पे रहस किया जाता है, और इसमें भगवान श्री कृष्ण और राधा का वर्णन, मनोहारी वर्णन किया जाता है। बस हो गया, इतनी चीज़ें आपको याद रखनी थी। दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।